नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस सर्कल पे। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब हम पेपर 1 को सॉल्व करते हैं, ये पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियोस सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर CAPF एसी 2025 लिखा हुआ है तो ये उसी एग्जाम की जो स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। आप यहाँ पर ध्यान देना, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहा है और उसका नेचर वहां पर MCQ टाइप्स या फिर वहां पर आपको OMR शीट को फिल करना होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो किसी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अपीयर करने वाला है या फिर आप खुद अगर उसको अपीयर करने वाले हो, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हम उन सिली मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अपना जो अटेम्प्ट है उसको गंवा देते हैं। तो आपको, अगर आपने इन सिली मिस्टेक्स को एक तरीके से ओवरकम कर लिया तो यहाँ पर आपको 20 से 30 नंबर तक का भी फायदा हो सकता है। कई बार स्टूडेंट कई सारी गलतियां करते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हमारी जो सीरीज चल रही है मार्क्स बूस्टर सीरीज, उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। ये सारे वीडियोस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला वीडियो मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था और वहां पर बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज में कौन कौन से डेट्स पर हम आपको टेस्ट देंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। दूसरा वीडियो हमने बनाया था जहां पर मैंने बात करी थी कि आप किस तरीके से पेपर 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहां पर टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आज का हमारा तीसरा वीडियो है पेपर 1 में कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का वहां पर ध्यान रखना है, कैसे आपकी जो सिली मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो याद रखिए ये चैनल उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी इस पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सबसे पहले मेरा फोकस होगा PYQs के ऊपर। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जो UPSC से एसोसिएटेड है तो मैं कोशिश करूंगा वहां पर सब्जेक्ट वाइज PYQs बनाने की। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहां पर ये सारी PDFs जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वहां पर डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पेपर 1 होता है, हाँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं। यहाँ पर आप थंबनेल पर देख सकते हो, थंबनेल पर लिखा हुआ है कि ये CAPF एसी 2025 है, लेकिन हर उस एस्पिरेंट को ये हेल्प करेगा जो किसी भी MCQ टाइप एग्जाम को अटेम्प्ट करता है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में मैं पेपर को लेकर भी आपको समझाऊंगा, जो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी उनको प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और साथ में OMR शीट को लेकर भी मैं आपको कई बातें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उनको आपको कैसे एग्जाम में ध्यान रखना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मिस्टेक्स है नॉर्मली एग्जाम के अंदर वो कितने तरह की हो सकती है। तो आपकी नॉर्मली 4 तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें पहला है आपका कॉन्सेप्चुअल डेफिशिएंसी, यानी कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट की डेफिशिएंसी, आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है तो उस वजह से आपके सवाल गलत हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कंटेंट की वजह से, यानी कि जहां से आप पढ़ रहे हो वो कंटेंट पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। एग्जाम में आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन वो टॉपिक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि आपका वो क्वेश्चन बन पाए। तो कंटेंट डेफिशिएंसी की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उस केस में आपको फोकस करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, रिवीजन के ऊपर फोकस करो, तो इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। और चौथा होता है आपका अटेंशन डेफिशिएंसी, और यहीं पर आता है आपका सिली मिस्टेक्स का रोल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमारा पूरा फोकस होगा इस चौथे पिलर के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे अटेंशन डेफिशिएंसी की वजह से गलत होने वाले क्वेश्चंस की। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सिली मिस्टेक्स का, और सिली मिस्टेक्स के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का जो एजेंडा है उसमें हम कॉन्सेप्चुअल, कंटेंट या रिवीजन डेफिशिएंसी पर बात नहीं करेंगे, इस पर हम और कभी बात करेंगे, अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं। लेकिन अभी हमारा फोकस होगा अटेंशन डेफिशिएंसी की वजह से जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो और अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो एक एक करके चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन आपका होने वाला है, तो एक एक करके मैं सारी बातें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखो, नॉर्मली जो अटेंशन डेफिशिएंसी की वजह से कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम सभी लोग करते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली मिस्टेक है आपकी बबल फिलिंग को ही गलत कर दिया आपने, यानी कि जो OMR शीट में आपके जो गोले होते हैं उन्हीं को आपने गलत भर के आ गए, या फिर उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन आपने गलत सीक्वेंस में अरेंज कर दिए और आपको भरना कुछ और था और भर के कुछ और आ गए। तो पहली मिस्टेक ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पता था लेकिन एग्जामिनेशन के हॉल से बाहर निकलने के बाद आपके दोस्त ने मिलाया तो आपने बोला अरे यार इसमें तो मैंने गलती कर दी, ठीक से पढ़ा नहीं। यानी कि आपका दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में
उस समय प्रॉपर कॉन्शियसली आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, सोचा नहीं और आंसर नहीं किया, इस वजह से वो आपका आंसर गलत हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आ सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कई बार ऐसा होता है कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा और आपको लगा कि ये मेरा टॉपिक कंप्लीट है, और उसके ऊपर कई बार जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, उनको पढ़ के ही आप आंसर करने की कोशिश करते हो और उस चक्कर में ठीक से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते नहीं हो। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था उसमें कुछ कैची लाइंस लिखी हुई थी और वही इनकरेक्ट था या फिर करेक्ट था, तो उस कंडीशन में आप हो सकते हो स्टार्टिंग के 2 पढ़ने के बाद ही ये एज्यूम कर लो कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है वो आप अटेम्प्ट करके आ जाते हो, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इसको आप कैसे अवॉइड करोगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है ओवर थिंकिंग, ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। कई बार आपको लगता है कि आपने चीजें बहुत सारी पढ़ी है लेकिन उसको आप ठीक से एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हो। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से वो वाले क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो जो नॉर्मल कंडीशन में आप सही लगा सकते हो। तो आप इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आपकी जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, जो आपकी पहली इंस्टिंक्ट है, उसी के साथ आपको जाना चाहिए और कैसे आगे बढ़ोगे इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कई बार होता है मिस रीडिंग और ओवरलुकिंग। कई बार आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट लिखा हुआ था और उसको आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करना समझकर अटेम्प्ट कर दिया, तो उस वजह से भी आपकी गलतियां हो सकती। तो इसके बारे में हम देखेंगे। कई बार नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना था क्वेश्चन को, लेकिन आपने जो लोकेशन है उनको साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज कर दिया, या फिर वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट में आप कंफ्यूज हो गए। तो ओवरलुकिंग या फिर मिस रीडिंग की वजह से भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कई बार होता है सेकंड गेसिंग, जैसे आपने ओवर थिंकिंग करी, आपने कोई टॉपिक पढ़ा और तुरंत आपके दिमाग में आंसर आया कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, फिर आप ज्यादा सोचोगे, सेकंड गेसिंग करोगे तो आपका वो आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इससे बचना चाहिए। तो सेकंड गेसिंग भी एक कॉमन मिस्टेक्स होती है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। उसके बाद एक मिस्टेक होती है टाइम मैनेजमेंट की। यूपीएससी में जनरली जो नॉर्मल 1 डे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, फिर उसके अंदर भी 4 स्टेटमेंट होते हैं। कई बार आपको लगेगा कि ये तो एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी बबल फिलिंग को लेकर। एब्सेंट माइंडेड आप हो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, ओवरलुकिंग, ऊपर से देखकर आप आगे बढ़ गए। कई बार सेकंड गेसिंग की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और ठीक से अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो वहां पे भी आपकी गलतियां हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल जो सारे कैंडिडेट्स हैं मोटा मोटा ये सारी गलतियां करते हैं। अब इनको आप ओवरकम कैसे करोगे इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो पहला पॉइंट, अगर एग्जाम के अंदर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और वो आपका गलत हो जाए तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको वो मुश्किल लग रहा है तो वो सभी के लिए मुश्किल होगा, है ना। तो इससे हो सकता है कट ऑफ आपका और ज्यादा नीचे चले जाए, क्योंकि मुश्किल सवाल है, सभी का गलत हुआ, माइनस मार्किंग होगी और कट ऑफ नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर घबरा जाते हैं और आगे का जो एग्जाम है वो भी अपना खराब कर लेते हैं। तो ज्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है डिफिकल्ट आ गया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और अगर आपने उसको गलत भी अटेम्प्ट कर दिया तो वहां पर आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद एक नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि कई बार हमारे जो सिली मिस्टेक्स के नंबर है वो नॉर्मली एक ज्यादा समझदार कैंडिडेट के भी 5 क्वेश्चन तक भी गलत हो जाते हैं, है ना। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसको आप जितना ज्यादा मिनिमाइज कर लो उतना अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि ये नंबर बढ़ के 10-10 नंबर तक भी चले जाता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से ही गलत कर दिए, वो सिली मिस्टेक्स क्या क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अभी और डिटेल से उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फिर फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आपको इसको मिनिमाइज करने पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या क्या आप एक तरीके से सजेशंस मेरी तरफ से ले सकते हो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से ये आपका गलत होने का चांस काफी बढ़ जाता है। तो क्योंकि मुश्किल सवालों पर तो हमारा फोकस होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, और प्रीएम्बल में एक स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से एक स्टेटमेंट आ गया कि प्रीएम्बल में तो 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है आपका गलत हो जाए, आप ठीक से इसको ध्यान से ना पढ़ो, है ना, और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जो बहुत ज्यादा इजी आपको दिखने में होते हैं वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको डबल चेक करना चाहिए, तुरंत पढ़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको एक बार और ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो अगर आपका सिंपल क्वेश्चन है तो आप यकीन मान के चलो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप ओवर एक्साइटमेंट में आकर उसको गलत फिल कर सकते हो, फिर गलत मार्क कर सकते हो, और बाद में एग्जाम से बाहर निकलने के बाद आप अपना सिर पिटोगे और बोलोगे कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आता था और मैंने इसको गलत करके आ गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा
और ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, डबल चेक करने के बाद ही आप उसको अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है टाइम कांस्टेंट का। कई बार क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, किसी भी एग्जाम का हो, उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, फिर उसको आपको आंसर करना होता है। तो इस वजह से अगर आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको लास्ट में टाइम की कमी हो सकती है, और अगर आपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करा तो आप पैनिक सिचुएशन में आ सकते हो, है ना, आप पैनिक कर सकते हो, और फिर वहां पर आपसे कई सारी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। और इस सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। और एमसीक्यू से मेरा मतलब यहाँ पर पीवाईक्यू से है। सबसे अच्छा सोर्स होता है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक सिली मिस्टेक आपकी हो सकती है इम्प्रॉपर या फिर इनकम्प्लीट रीडिंग की वजह से, यानी कि क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा नहीं और उस वजह से वो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो गया, या फिर वहां पर सिली मिस्टेक्स हो गई। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं, ये सारी आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सॉल्यूशन। अब ये तो सारी सिली मिस्टेक्स हो गई, अब मैं इन पे ओवरकम कैसे करूं, इनको सॉल्व कैसे करूं, तो उसको लेकर भी हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख लेना, और जब भी अगली बार कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो तो वहां पर इनको अप्लाई करने की कोशिश करना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे होंगे तो, अगर आप बहुत कम गलती कर रहे हो फिर भी आपको 2 से 5 तक के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, जो पहले नॉर्मल कंडीशन में गलत होते थे। इन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है। अब वो क्या क्या बात है, एक एक करके मैं आपसे विस्तार से इनके बारे में डिस्कशन करता हूँ, और आप अपने पेन और पेपर रख लेना और इनको नोट कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा मिले। सबसे पहली बात तो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल रखना है, काम रखना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। आप पिछले 1 साल 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे हो तो घबराना नहीं है। आपके लिए एग्जाम है, वैसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी एग्जाम है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। आपके ही ग्रुप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि काम माइंडेड है, बहुत ज्यादा शांति से, बहुत ज्यादा कूल है, ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा घबराते नहीं है, और एग्जाम को एग्जाम की तरह लेते हैं। एक एग्जाम है ना, उसको आपको एग्जाम की तरह लेना है। अगर ज्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो आप पैनिक कर जाओगे और वहां पर आपसे मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ेंगे। और अगर कुछ स्टार्टिंग में सवाल आपके गलत हो गए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, और इससे आपकी जो एग्जाम है वो ही हैम्पर हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा काम माइंड के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और कोई मुश्किल सवाल अगर आ गया तो उसको देखकर घबराना नहीं है, उसको देखकर आगे बढ़ जाओ। गलती से अगर आपने उसको अटेम्प्ट भी कर लिया है ना, और आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको अवॉइड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं उनको बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वहां पर मिसरीडिंग से बचना पड़ेगा। अगर आपने इनको ओवरलुक कर दिया, ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर ये गलतियां आपकी हो गई कि आपने करेक्ट को इनकरेक्ट मिसअंडरस्टूड कर लिया, या फिर वेस्ट की जगह ईस्ट समझ लिया कि आपको ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करना था, जबकि क्वेश्चन में लिखा था अरेंज द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस और लोकेशंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इस कंडीशन में आपको फिर भगवान ही मालिक है। तो आपको इस तरीके के जो इजी क्वेश्चंस है वहां पर ध्यान से पढ़ना, उनको ओवरलुक नहीं करना है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद रीड केयरफुली और अंडरलाइन करना है किसको, जो भी कीवर्ड्स हैं, है ना, जो भी आपको कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, यही आपका बड़ा मार्क क्रिएट करती है, और इट कैन मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर रिजल्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करो और उनको मार्क करो। अभी मैं आपको आगे एक डेमो देके बताऊंगा कि आप जो कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं और उनको कैसे अंडरलाइन करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी बातें आप इनको नोट करते जाना। इसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं, तो इस स्लाइड पर हमने क्या देखा कि आपको काम माइंडेड रहना है, एकदम शांति से एग्जाम को अप्रोच करना है, घबराना नहीं। अगर मुश्किल सवाल स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आगे सोल्यूशन है। जो भी कीवर्ड्स हैं उनको मिसरीड नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, और फिर आगे बढ़ना है ना। और जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, जो छोटी छोटी आपकी जो डिटेल्स हैं, उन पर ध्यान देने का जो आपकी आदतें हैं, ये आप अभी से अगर आप डेवलप कर लोगे प्रैक्टिस के दौरान ही, तो आपको एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हमने देखा था सेकंड गेसिंग एक सिली मिस्टेक थी, तो आपको इससे बचना है। नो सेकंड गेसिंग। अगर आपको लगता है एग्जाम हॉल आपको ध्यान रखना है कि वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको परफॉर्म करना है, वहां पर आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। आपको जितनी मेहनत करनी है आपने कर ली, और अपने दिमाग पर भरोसा रखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी प्रिपरेशन पे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके रिजल्ट्स में दिखेगा। तो आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो पहली बार में उसको क्या कर दो, अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको लगता है, फिर आपने कंफ्यूज हो गए 2 क्वेश्चन में, और आप देखना कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ
कि आपने दो क्वेश्चन को दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है ना, मान लीजिए ए और सी को एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो बी सही होना चाहिए या फिर डी। अब स्टार्टिंग में जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि आपका बी सही होना चाहिए, लेकिन आपने क्या करा, अरे यार मेरे को डाउट है इसमें, मैं थोड़ी देर बाद आकर फिर देखता हूँ, और फिर आपने देखा कि यार डी भी मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, और आपने डी अटेम्प्ट करके आ गए। तो आप यकीन मानना, जब बाद में आप पेपर को चेक करोगे तो आपका यही वाला सही निकलेगा, यानी कि बी। तो आपको क्या करना है, सेकंड गेसिंग से बचना है। एग्जामिनेशन हॉल आपको डाउट करने की जगह नहीं होती है, वहां पर आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो टाइम है उसको आपको बहुत ज्यादा वाइजली मैनेज करना होगा, और इसके लिए आपको 3 राउंड के अंदर पेपर को रीड करना पड़ेगा। अब ये 3 राउंड्स ऑफ रीडिंग क्या है, इसके बारे में आगे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर को 3 राउंड्स के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद कई बार हम क्या करते हैं कि जो बबल्स हैं उनको बैचेस में फिल करने के बजाय एक साथ क्या कर देते हैं, उनको फिल करने की गलती करते हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जो OMR शीट है उसके ऊपर ले जाना चाहूंगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये बात समझ में आए जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, कि बबल को आपको एक साथ भरने के बजाय उसको बैचेस में क्यों खत्म करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा होल्ड रखना, मैं यहाँ पर आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखो, एक मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है OMR शीट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी OMR शीट है, और इस पर आप देखो कई सारे आपके बबल्स बने हुए हैं। अब आपने क्या करा, आपने पेपर के ऊपर पहले से ही क्या करा, कुछ बबल्स को लिख लिया, है ना। आपने क्या करा कि जो पहला है उसका आंसर ए है, दूसरे का आंसर सी है, तीसरे का डी है, चौथे का भी डी है, पांचवे का सी है, सिक्स का ए है, सेवंथ का सी, और इस तरीके से आपने क्या कर लिया, सारे के सारी मार्किंग कर ली। अब आप एज्यूम करो कि आपने पूरे के 100 जो हमारे पूरे के पूरे 100 या 125 150 जितने भी क्वेश्चन आपकी जो भी एग्जाम हो उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं उतनों को आपने क्या कर लिया, पहले इस तरीके से मार्क कर लिया, है ना। और मार्क करने के बाद आप लास्ट में, आपकी आदत है कि लास्ट में आप क्या करते हो, OMR शीट को फिल करते हो या फिर बबल्स को फिल करते हो। अब आप ये एज्यूम करो कि आपने यहाँ से मार्क करना शुरू करा, तो पहले का ए आपने फिल कर दिया, फिर दूसरे में सी फिल कर दिया, तीसरे में डी फिल कर दिया, चौथे में डी फिल कर दिया, है ना। अब यहां तक आपका सही जा रहा था। अब पांचवे में क्या करना था, आपको सी करना था, पांचवे के बजाय यहां पर आपने क्या कर दिया, चौथे को ही डी भी कर दिया और सी भी कर दिया। ये आपसे हो गई सिली मिस्टेक, यानी कि आपने ध्यान से नहीं देखा, और यहाँ पर एक ही जो आंसर है, एक ही जो क्वेश्चन है उसी के 2 बबल फिल कर दिए, और इसके बाद आप यहाँ पर रुके नहीं, उसके बाद आपका सीक्वेंस आपने कंटिन्यू रखा। पांचवे में सी था तो आपके हिसाब से पांचवा चौथा हो गया, तो सी कर दिया, फिर छठे में ए हो गया तो छठा बन गया पांचवा, फिर सातवें के अंदर मान लो आपका डी था तो छठा बन गया सातवां। इस वजह से हो सकता है आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस है, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वही गलत हो जाए और आपका जो अटेम्प्ट है वही पूरा खराब हो जाए। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो भी आपकी OMR शीट है उसको आप क्या करो, पूरे के पूरे एक साथ फिल करने के बजाय बैचेस के अंदर फिल करो। अब वो बैच का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेपर के ऊपर लेकर चलता हूँ और पेपर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए ये आपका पहला पेज है ना, और पहले पेज में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने यहाँ पर मार्किंग कर ली कि मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर, मैं वाइल्ड गेसिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे पता नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस मैंने करी नहीं, और ये क्वेश्चन भी मेरा सब्जेक्ट है नहीं, शायद साइंस की क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं ठीक से बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप उसको माइंड मत करना, मैं गेस कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मार्क करा कि जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद मैंने मार्क करा कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर है मान लो, एक सेकेंड, उसका आंसर है ए, पांचवा क्वेश्चन का आंसर है सी, और छठे क्वेश्चन का आंसर है ए। तो इस तरीके से मैंने मान लो पूरा का पूरा जो पहला पेज है वहां पर आंसर्स की मार्किंग कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपकी OMR शीट को उठाना है, OMR शीट पे जाना है, और OMR शीट पर जाने के बाद पहली प्रायोरिटी क्या है, आपके जो पहले पेज के अंदर 6 क्वेश्चन है उन्हीं को आप क्या कर दो, बबल को फिल कर दो, ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक्स, ऑर्डर के गलत होने की वजह से आपके जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है वो एकदम मिनिमाइज हो जाए, और एक पेज के ऊपर जितने क्वेश्चन है आप उन्हीं को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही पेज पर जितने क्वेश्चन है उन्हीं को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। उनमें से जितने अभी हमने मैं आपको तीनों रीडिंग्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में फिर कंक्लूजन में ये सारी बातें फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तो आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि एक पेज के ऊपर जितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को क्या करोगे, आप एक बार में फिल करोगे, ठीक है। अब वापस मैं लेके चलता हूं हमारी पीपीटी के ऊपर,
और आगे के जो डिस्कशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 राउंड्स में आपको एग्जाम को करना है, और जो बबल्स हैं उनको किसमें फिल करना है, बैचेस के अंदर फिल करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ फिलिंग द रॉन्ग बबल। और अगर आपने बाय मिस्टेक कोई गलत बबल भर भी दिया तो वहां पर आपको पैनिक नहीं करना है। और कई बार क्या करते हैं, कई सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं कि अपनी जो OMR शीट है, OMR शीट उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, कहीं उस पर जो अपना सलाइवा है उसको थ्रू उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, कोई जो OMR शीट है उसी को अलग अलग जो आपके पिन वगैरह है, पेन है, उनके थ्रू हटाने की कोशिश करते हैं उनकी ऊपर वाली लेयर को। ऐसी गलती मत करना। अगर इस तरीके की गलती से हो सकता है एक क्वेश्चन की वजह से आप अपना जो चांस है एग्जाम के अंदर, जो अपना कैंडिडेचर है वही खो दो और आपका पूरा अटेम्प्ट या फिर पूरा साल बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके की गलती मत करना। अगर कोई गलती से बबल फिल हो गया है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, पैनिक मत करो, और अगली बार से ये गलती दोहराने के बजाय अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो ये है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एक्साइटेड। अपने आप में आपको बहुत ज्यादा 30 मार्क का नहीं समझना है, अपनी जो तैयारी है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार इस तरीके की जो गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस वाली, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो नए नए तैयारी करने आते हैं, उनके अंदर होती है, क्योंकि एग्जाम को लेकर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको हलवा लगता है हर चीज, और फिर वो हवा में रहते हैं और एग्जाम के अंदर भी अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर फेल होकर आ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइमर्स हो तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। अब ये बात सभी के ऊपर लागू नहीं होती है, ये उन बच्चों के ऊपर लागू होती है जो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम को रिस्पेक्ट करना है ना, बी कॉन्फिडेंट बट स्टे हम्बल, ये अपना फॉर्मूला होना चाहिए। कॉपी के ऊपर लिख लेना कि आपको कॉन्फिडेंट तो रहना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन हम्बलनेस भी होनी चाहिए, है ना। एग्जामिनर को हल्के में नहीं लेना, उसने जो क्वेश्चन बनाए तो बहुत ज्यादा सोचकर बनाए होंगे। आपको अगर इजी लग रहा है तो 2 बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट करो। उसके बाद अगर आप एब्सेंट माइंडेड रहोगे तो आपसे एक मिस्टेक हो सकती है मिसरीडिंग की, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स थी उनको आप मिसरीड कर सकते हो, उनमें जो बातें लिखी है उनको ध्यान से ना देने के बजाय वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मिस इंटरप्रेट हो सकता है। यहाँ पर आपको रिलैक्स्ड अलर्टनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलैक्स्ड अलर्टनेस क्या होती है, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आपकी वेट कर लेगी, लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट चले गया तो आपका पूरा साल चले जाएगा, आपकी साल की पूरी मेहनत चली जाएगी। आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर वाले, पैसे की दिक्कत है, पढ़ाई की दिक्कत है, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगी अगर आपने एग्जाम को ठीक से सॉल्व कर लिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें वेट कर लेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा काम और रिलैक्स माइंड के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और ठीक से आगे बढ़ना है ना। तो रिलैक्स अलर्टनेस क्या होती है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। कई बार क्या होता है, लक फैक्टर भी काम करता है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस मेहनत करना होता है। बाहर की जो चीजें उनके ऊपर आप ध्यान मत दो। डोंट वरी अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, रिवीजन पर फोकस करो, प्रैक्टिस पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप पहले से लक के भरोसे बैठ गए कि यार नहीं मैं तो अब अपना जो किस्मत है उसी के भरोसे हूं, अगर एग्जाम को पास होना होगा पुलिस सुपरस्टार की तरह, अगर इसको पास होना होगा तो ऑटोमेटिकली जो मैं गलत फील करूंगा वही सही हो जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज होती है, तो आपको ध्यान रखना है, पुलिस सुपरस्टार नहीं बनना है। अपने लक की बजाय अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर भरोसा करना है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, तभी आपके जो रिजल्ट है वो ठीक से आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं आप सभी के लिए, इनको भी आप नोट कर लेना। जैसे आप जब भी पेपर दो तो अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वहां से पेपर को शुरू करना, है ना। अभी मैं आपको पेपर पर ले चलूंगा तब और अच्छे से बात आपकी क्लियर हो जाएगी। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मान लीजिए किसी की पॉलिटी अच्छी है, किसी की हिस्ट्री, किसी की ज्योग्राफी, किसी का साइंस अच्छा हो सकता है, किसी का मैथ्स और इंग्लिश अच्छा हो सकता है, तो आप यकीन मानना अब 2 पेपर लेना। एक पेपर लेना जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल एरिया, जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन है, वहां से उसमें क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन लेना उसमें क्वेश्चन की शुरुआत वहां से हो रही जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो आप देखना दोनों में ज्यादा नंबर आपके उस पेपर के अंदर आएंगे जहां से शुरुआत आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वहां से क्वेश्चंस की हो रही थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से एग्जाम की शुरुआत करोगे, अपने पेपर को शुरू करोगे, तो ये आपके मोरल को बूस्ट करेगा, और मोरल बूस्ट होगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आप फील करोगे तो फिर आपको एग्जाम में क्या होगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाईलाइट करना है एग्जाम के अंदर जो कि कीवर्ड हैं उनको एनसर्कल करना है, फिर अंडरलाइन करना है, ताकि आप उन पर ज्यादा फोकस कर सको। उनको मिसरीड करने के बजाय अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर फिर आंसर करो। उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक, आजकल यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है।
अपनी पढ़ाई, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके ऊपर भरोसा करना है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करो। अभी भी आपके पास कुछ टाइम है तो एक आध पीवाईक्यूज आप लगा लो ताकि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओ। ठीक है, उसके बाद फोकस, फोकस एंड फोकस, ये आपका मंत्र होना चाहिए एग्जाम में। 2 घंटे 3 घंटे का जो आपका पेपर है, दोनों पेपर मिलाकर आपको जो भी 4-5 घंटे का टाइम है, वहां पर आपका फोकस पूरा एग्जामिनेशन को क्लियर करने पर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस भी नहीं करना है, अपने आप को ठंडा रखना है, पानी की बोतल रखनी है, ग्लूकोज साथ में रखना है, मतलब ग्लूकोज का मतलब कुछ चॉकलेट वगैरह खा के चलना, तो दिमाग थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, उस पर कैसे फोकस करें। ये सारी बातें आपकी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर कि कॉन्सेप्चुअल जो आपकी क्लैरिटी, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप एकदम क्लियर हो, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करो, और जो रिवीजन आप जब कर रहे हो, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लाइंस के बीच में अगर आपसे कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो पहली बार में आप ध्यान जिसके ऊपर नहीं दोगे, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये भी आपका एक फोकस होना चाहिए। उसके बाद अगला एक आपका होगा, एक मार्किंग का पैटर्न होता है, ये मेरी प्रैक्टिस है, मुझे भी मेरे सर ने बताया था। तो सर्कल, ट्राइंगल, क्रॉस, करेक्ट, इस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना है। अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे क्या होगा, एग्जाम को आपको प्रॉपर जो पेपर है उसको नेविगेट करने में आपको प्रॉपर्ली हेल्प मिलेगी। वो कैसे मिलेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद डोंट रीड समथिंग फ्रेश, जस्ट फोकस ऑन रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। तो अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करने पर होना चाहिए। अब 8 दिन में, अगर इतने दिन में आपने कुछ नहीं करा तो 8 दिन में भी बहुत ज्यादा बड़ी बात आप कर नहीं पाओगे। जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को क्या करो, बेटर होगा आप सभी के लिए, रिवाइज करो और पीवाईज के ऊपर ज्यादा फोकस करो। उन एरियाज को पकड़ो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको चाहिए कि एक वीडियो में बनाओ किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन एरियाज में, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मेंशन अबाउट सब्जेक्ट्स, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे सब्जेक्ट्स के जो कीवर्ड्स हैं, जो की एरियाज हैं, उनको वीडियो बनाना है। तो मैं आपको उसके ऊपर एग्जाम के पहले एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस के ऊपर आपको फोकस करना है ना। अभी से आप 1-2 मॉक लगा के जाना एग्जाम के पहले, एकदम प्रॉपर एग्जाम के जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना अपने घर पर, और कोशिश करना जो भी आपके एग्जाम का टाइम है, जैसे मान लो एग्जाम 9 से 11 या फिर 10 से 12 का जो भी आपका टाइम है, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बनाना, और एग्जाम के जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके फोन वगैरह आप सब कुछ बंद करके प्रॉपर टाइमर के साथ एक पेपर अटेम्प्ट करना एग्जाम के पहले, वो आपके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बना के। उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना है ना, कॉन्फिडेंस, हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड मेंटेन योर कामनेस व्हेन यू गो आउट ऑन द डी डे। तो जब भी आपका डी डे है, दैट इज ऑन 3rd of August, तो आप जब भी घर से बाहर निकलो तो अपना जो तैयारी है, आपने जो पढ़ा है अभी तक, उसी के ऊपर अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना है और फिर एग्जाम को आगे अप्रोच करना है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर 1 है वो बहुत अच्छा जाएगा, और ये पेपर 1 का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको पेपर 2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। अभी आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे को कुछ पॉइंट बताने, पेपर के अंदर आपको मार्किंग, ये सर्कल, ट्राइंगल, क्रॉस, करेक्ट कैसे करना है, पेपर को ठीक से नेविगेट कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, अलग अलग 3 रीडिंग क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज के अंदर 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अगर आपको पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए अच्छे टेस्ट चाहिए यूपीएससी के स्टैंडर्ड के, तो मेरी टेस्ट सीरीज और उसको आप टेलीग्राम पर जाकर ढूंढ सकते हो। दोनों टेस्ट मैंने डाल चुका हूँ। तीसरा टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली या तो कल या फिर कल शाम तक या फिर परसों के दिन आपको मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। किसी को रिव्यू करवाना है तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हो, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना पीडीएफ बनाकर 9669799459, है ना। ये यहाँ पर ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9669799459। तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने पीडीएफ को, उसको मैं इवेल्युएट करके आपको थोड़ा से लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या क्या टिप्स आपके लिए हो सकते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है @डिफेंस सर्कल, सीधा आप सर्च करोगे तो उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। डिफेंस में DEFENC, डिफेंस की आपको स्पेलिंग पता ही है सभी को, सर्कल की भी पता होगा, लेकिन हमारा जो नाम है उसमें थोड़ा सा सर्कल को मैंने CIRRCLE करके रखा है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस यूजर नेम के साथ आप सर्च करना तो मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा। वहां पर मेरी डीपी लगी होगी अनअकैडमी के टी शर्ट के साथ, क्योंकि मैं पहले अनअकैडमी भी पढ़ा चुका हूँ।
तो उसके थ्रू आप मुझे ढूंढ सकते हो। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो है जहां पर मैंने एक में टेस्ट सीरीज के बारे में बात करी थी और एक वीडियो में पेपर 2 को कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पर टाइम को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से हमने बातें करी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको भी आप जरूर जाकर देखना, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब वीडियो को खत्म करने के पहले जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो मैंने एक एनसर्कल करने का मेरा तरीका है एग्जाम को, पेपर को अप्रोच करने का है, वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर फायदा मिल सके। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, पेपर को आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता जाऊंगा साइड में, तो आप इसको लिखते जाना, नोट करते जाना कि एग्जाम के अंदर जब भी आप लिखने जाओ, बाद में जब भी फोकस करो, जब भी आप एग्जाम के अंदर राइटिंग करोगे तो ये आपको बातें सारी की सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, ये पॉइंट्स आप सारे के सारे ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको पहले सेट कर लूं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत शांति के साथ, काम एकदम कंपोज होकर, कूल माइंड के साथ आपको क्या करना है, पेपर को पहले तो शुरू करना है ना। तो पहला काम क्या है आपका कि एकदम कूल होकर पेपर को शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि शुरू में एक बार हल्के नजर से, सरसरी निगाह से आप पेपर को देख लो, और मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं से आपको क्या करना है, पेपर को शुरू करना है। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, एक सेकंड इंग्लिश वर्जन में खोल लूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज। अब मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, अब किसी का कंप्यूटर हो सकता है अच्छा ना हो, कंसीडर द फॉलोइंग MPEG P64 इंडो, विच ऑफ द अबोव कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस वीडियो फाइल्स। तो अगर मान लीजिए आपको इसका नॉलेज नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन आपकी गलत हो जाए। अब मैं मान एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी है, तो जहां पे मुझे पॉलिटी या ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से मैं अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छे क्वेश्चन मिल गए, कुछ इजी क्वेश्चन आ गए, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो आप सभी के लिए पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है वहीं से आपको क्या करना है, पेपर को शुरू करना है। अब चाहे वो 70वें क्वेश्चन पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया शुरू हो रहा है, तो आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, 70वें क्वेश्चन पर जाना है और वहां से क्वेश्चन को लगाना शुरू करना है। और OMR शीट के अंदर भी जो आपका 70th क्वेश्चन है वहीं से बबल्स की फिलिंग करना शुरू करना है। और बबल्स को फिल करने का तरीका क्या है कि बबल्स को एक बार में एक पेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना है, फिल करना है। तो पहली बात हो गई। अब क्या करना है, ये आपने नोट कर ली। अब दूसरी बात है, आपको 3 रीडिंग करनी है पेपर की। तो जो फर्स्ट रीडिंग है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या करना है, आप 3 तरीके के आपके एग्जाम को लेकर 4 आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन जिसमें आप पूरी तरीके से क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, है ना। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि 25वें क्वेश्चन का जवाब एकदम मुझे आता है और ये सही जवाब है, मान लो सी वाला मुझे आता है कि सी वाला एकदम सही है। अब आप उसको जज मत करना, हो सकता है मेरा यहाँ पर इनकरेक्ट हो, ये मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मार्क कर दूंगा, है ना। तो जो भी एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे उनको आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से आपको समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, आपकी 4 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी क्या है, या तो क्वेश्चन आपको आता है ना, तो क्वेश्चन अगर आता है तो उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, राइट मार्क कर दोगे, और राइट मार्क करने के बाद जो ऑप्शन है उसको भी आप सही से मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, या फिर यहाँ पर ऐसे मार्क कर दो, छोटा सा डॉट लगा दोगे इसके आगे, है ना, कि इसका सी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, हिंट भी नहीं है, तो आप इसको क्या कर दो, एकदम आइडिया नहीं है, क्रॉस कर दो। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने मान लीजिए इसमें पहला जो ऑप्शन है ये तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया तो हो सकता है यहाँ पर आपका आंसर ही आ जाएगा, तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको फायदा मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये बात लागू नहीं होगी। थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, अभी हमने क्या करा, 2 तरीके के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जो आपको एकदम श्योर हो आप कि आपको आता ही है, तो एग्जाम के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी 50 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 30 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप एकदम श्योर हो कि इसका आंसर सी, बी या डी जो भी हो वही होना चाहिए। और जब आप बाद में चेक करोगे तो उसका आंसर भी वही निकलेगा, क्योंकि इतने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो या इतने महीनों से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका कुछ रिजल्ट आपको एग्जाम में दिखेगा। आपके जो कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने पर वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, और आपको लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर एकदम सी ही होना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उसको क्रॉस मार कर आगे बढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने क्या कर दिया, ए को भी एलिमिनेट कर दिया कि ये तो गलत है, ये सी भी गलत है। अब आप डाउटफुल हो, या तो बी सही होना चाहिए या फिर डी सही होना चाहिए। तो
तो जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें आपको ये सारी एक्सरसाइज करना है और इसको क्या करना है, एनसर्कल करके आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपने क्या कर दिया कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो नहीं सकता, लेकिन ए, सी या फिर डी इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, एक ट्राइंगल बनाकर आगे बढ़ जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कॉपी में नोट कर लेना कि आपके क्वेश्चंस की 4 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी, या तो आपको क्वेश्चन आता है, दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन नहीं आता है, तीसरी कैटेगरी 2 ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, दो में से कोई आपकी 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सही हो सकती है, और एक क्वेश्चन है जहां पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, 3 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, 3 ऑप्शंस में डाउट है, उनमें से कोई भी आपका सही हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तो आपने क्या करा, जो आपकी पहली रीडिंग होगी उसमें सबसे पहले तो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, मान लीजिए वो 50वें क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो आपको सीधे वहीं पर जाना है और वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार में एक पेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करना है। ये सारी मार्किंग आपको इसी तरीके से करनी है। अब मान लीजिए उस पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप एकदम श्योर हो, मान लीजिए पहला क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो तो उसको आपने सही मार्क कर दिया कि इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें डाउटफुल हो, तीसरा क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू इसको भी सही मान लिया कि हमारा ये भी बन गया है। चौथा क्वेश्चन, इसमें आप 2 ऑप्शंस में डाउटफुल हो तो इसको एनसर्कल कर दो। पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी 2 ऑप्शन में डाउटफुल हो, इसको एनसर्कल करो। और छठा क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है तो इसको भी आप एनसर्कल कर दो। अब जो पहला आपका पेज है, मतलब 50वें क्वेश्चन पे आपका जो पहला पेज मिला, उसमें आपने क्या देखा कि आपने 2 क्वेश्चन को एकदम करेक्टली मार्क करके रखा है, मतलब इसमें आप एकदम श्योर हो, तो आप ओएमआर शीट पर जाओगे और उन दोनों क्वेश्चन को मार्क कर दोगे। बाकी के ये क्वेश्चन है इनको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। तो पहली रीडिंग में आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज करना है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, वहां पर जाना है, क्वेश्चन को ढूंढना है और उनको अटेम्प्ट करना शुरू करना है। फिर उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, या तो आप एकदम श्योर हो या आप एकदम श्योर हो कि ये मतलब मुझसे नहीं बनेगा, तो उसको क्रॉस कर दो ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो उसको फिर से पढ़ने में। तीसरा कैटेगरी हो सकती है एनसर्कल कर दो। सर्कल कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी ट्रिक है, आपकी कुछ और हो सकती है। मेरा सर्कल का मतलब मैंने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, अब मुझे इन 2 को ही पढ़ना है आगे आकर, तो मेरा टाइम वेस्ट इन 2 को पढ़ने में नहीं होगा। उसके बाद एक कैटेगरी हो सकती है, आप ट्राइंगल बना दो जहां पर मैंने एक ऑप्शन को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, इन तीनों में से कोई ना कोई मेरा सही जवाब होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको पहली रीडिंग में करना है ना। तो पहली रीडिंग में क्वेश्चन को पढ़ना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को पढ़ना है, क्वेश्चन के बबल्स भी फिल करना है, जो आप एकदम श्योर शॉर्ट हो वहां पर आप बबल्स फिल करोगे। तो इन सारे एक्सरसाइज को करने में आपका 1 घंटे से भी ज्यादा जा सकता है, तो वहां पर घबराना नहीं है। अब आपने जो मेजर काम है वो खत्म कर दिया है। अब आप दूसरी रीडिंग के अंदर आओगे और दूसरी रीडिंग में सीधे आपको क्या करना है, ना तो इन क्वेश्चन को देखना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिए, ना ही इन क्वेश्चन को देखना है क्योंकि इनको आपको अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं है, आपने क्रॉस कर दिया, इनके आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है आपने पहले ही दिमाग जितना लगाना था लगा लिया। अब फिर से लगाने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है टाइम मैनेज करने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन वहां पर जो आते हैं वो भी छूट जाए। अब आपको सीधे जाना है इस वाली कैटेगरी पर जहां पर आपने 2 ऑप्शंस को क्या करा था, एलिमिनेट करा था। अब मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मुझे ये लगता कि ये ए और सी तो नहीं है, बी और सी में डाउटफुल है, सॉरी बी और डी में मुझे डाउट है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है और इसका डी आंसर सही होना चाहिए, तो आप इसके छोटा सा डॉट लगा देना पहले ही रीडिंग के अंदर। और जब सेकंड रीडिंग में करो तो एक बार इसको भी ध्यान से पढ़ना, फिर इसको भी ध्यान से पढ़ना, और दोनों में से फिर अगर आपकी पहली इंस्टिंक्ट कह रही है कि डी सही होना चाहिए तो इसके साथ जाना, और अगर आप कोई दिमाग लगाकर डी को सही कर पा रहे हो तो फिर उसको सही कर देना, है ना। तो अगली जो सेकंड रीडिंग है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो सर्कल वाले जो क्वेश्चन है जहां पर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया उनको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मान लीजिए पहले रीडिंग के अंदर जो बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा तैयारी करे हुए होते हैं, उनके मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तक, या फिर किसी का बहुत ज्यादा मान लो जो बहुत ज्यादा जीनियस है उसके 50 से ज्यादा भी जा सकते हैं। तो आपको इन 50 क्वेश्चन को पहली रीडिंग में क्या करना है, मार्क कर देना और इनका काम खत्म करना है। उसके बाद क्रॉस, करेक्ट या फिर इनसर्कल या फिर ट्राइंगल, जो भी आपको बनाना है, जो भी क्वेश्चन की कैटेगरी है उसी को आप कैटेगराइज कर आगे बढ़ जाओगे। और सेकंड जो रीडिंग है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो एनसर्कल वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आना है और उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। मान लीजिए आपके एनसर्कल वाले क्वेश्चन है 40, है ना, तो इन 40 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो क्यों नहीं छोड़ना है, इसका कारण ये है प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे जिसमें आपको पता था 50% चांसेस थे या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को गलत नहीं, मतलब छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर
50 क्वेश्चन सही करके, या फिर इन 50 में से भी तो कुछ गलत होंगे, है ना। आप 30 में एकदम जीनियस तो होनी, आइंस्टीन तो होनी कि आपने जो सोचा था, जो पढ़ा था एग्जाम में, आपने एकदम एज इट इज याद करा और आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पहले राउंड में और 50 के 50 सही हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, इनमें से भी आपकी कुछ गलतियां होंगी। अब मान लो इनमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके इफेक्टिवली कितने सही हुए? 40। और 40 होने के बाद इनमें से 10 क्वेश्चन जो आपने गलत करे उनकी माइनस मार्किंग भी तो होगी। मान लीजिए 9 क्वेश्चन आपने गलत करे, है ना, थोड़ा सा बेटर होगा कैलकुलेट करने में। तो 9 क्वेश्चन के 3 करेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर माइनस कर दो, तो इफेक्टिवली आपको कितने मार्क्स बने? 38 क्वेश्चन आपके सही हुए। तो 38 को आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके पेपर के मार्क्स जितने भी होते हैं, जिस भी एग्जाम के आप स्टूडेंट हो उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर देख लेना। तो वहां पर आप एग्जाम की जो कट ऑफ है उसको कभी भी जो पहली बार में आप जिस क्वेश्चन में श्योर थे उसके दम पर क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको सेकंड रीडिंग के अंदर इन क्वेश्चंस के ऊपर जाना पड़ेगा जहां पर आप 50-50 हो। और मान लीजिए यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन का नंबर 40 है ना। तो 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, उनमें आपके चांसेस हैं कि 50 क्वेश्चन मतलब 50% सही होंगे और 50% गलत हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि 40 क्वेश्चन में से मान लीजिए यहाँ पर 42 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान रहेगा। 42 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें, उसमें 21 क्या निकले? सही निकले 50-50% प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, और 21 क्या निकले? आपके गलत निकले। तो पहली कंडीशन क्या थी कि आप इसमें श्योर नहीं थे, तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप इनमें से 50-50% प्रोबेबिलिटी है और आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, तो 21 की वजह से जो गलत हुए थे उनकी वजह से आपके जो 7 सही क्वेश्चन है वो भी अब यहाँ से माइनस होंगे। तो 21 में से 7 अगर आपने माइनस करे, 21 आउट में से 7 गए, तो आपके कितने बचे? 14 क्वेश्चन आपके इफेक्टिवली यहाँ से भी करेक्ट हो गए। तो ये 14 क्वेश्चन का आपको नुकसान हो जाता अगर यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं। अब भी अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ को क्लियर नहीं करोगे, है ना, आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करा है, तो फिर आप अपना दिमाग ये जो कैटेगरी ट्राइंगल वाली कैटेगरी है इसके अंदर खपा सकते हो। और ट्राइंगल जहां जहां पर आपने बने हुए हैं उनको आपको थर्ड रीडिंग में जाकर सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि पहला सही नहीं था, है ना, पहली बार में इसमें आपने एलिमिनेट कर दिया था, बी, सी या फिर डी में से कोई आंसर होना चाहिए, तो आप इसको फिर जो भी आपको ठीक लगे इनमें से भी कोशिश करो एक और को एलिमिनेट करने की थर्ड रीडिंग के अंदर। फिर अगर आप एलिमिनेट करके आ जाते हो तो फिर तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, बी या डी में से जो भी आपको ठीक लगे, फिर आपको छोड़कर इसको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर आप हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बाद में इन्हीं की वजह से आप बाहर हो जाओ। तो इस तरीके से आपको 3 रीडिंग करना है। पहली रीडिंग में आपको मार्किंग करना है, करेक्ट जो आपने सही लगाए उनको, इनकरेक्ट जिनको आपको वापस नजर उठाकर देखना भी नहीं है, इनसे मतलब नहीं रखना, क्योंकि इनको पढ़ने जाओगे तो फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो पहले ही क्रॉस कर दो, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है फिर से पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर सेकंड रीडिंग के अंदर सर्कल वाले क्वेश्चन पढ़ने और सभी को अटेम्प्ट करना है। और थर्ड रीडिंग में अगर आपको लगता है कि अभी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो इन क्वेश्चंस को भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और तो ये सारी बातें थी जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी बातों को आप फॉलो करोगे तो मैं श्योर हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये बातें जो मैंने वीडियोस के अंदर आपको अभी वीडियो के अंदर जो डिस्कस करी है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इस तरीके के वीडियोस आपको बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है कि किसी चैनल के ऊपर मिले। इतने डिटेल से अपने एक्सपीरियंस को शेयर मैं कर रहा हूँ, तो आप इसकी रिस्पेक्ट करना और एग्जाम के अंदर इन सारी बातों को अप्लाई करना। अभी आपके पास 6-7 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से जो आपने पढ़ रखा है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी तैयारी के ऊपर ट्रस्ट करो। अपना जो पढ़ा हुआ है वही एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि पहले भी आप पीवाईक्यूज के थ्रू इसको देख सकते हो। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना। और इस सीरीज के अंदर और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे बताओ। अभी भी आपके पास 6-7 दिन है, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूं ये आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। और प्लीज आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना, @डिफेंस सर्कल। और सर्कल में क्या है, आपके जो आर है वो 2 है, ठीक है। तो इजीली आप इस जो यूजर नेम है इसके साथ अगर आप ढूंढोगे तो हम आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम है, इसके थ्रू आप यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी हमें ढूंढ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपनी तैयारी पर फोकस करिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और अगले टॉपिक पर अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए जरूर कमेंट में मेंशन करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे किसी और अच्छे डिस्कशन में। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके के जो डिस्कशन है आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।